जिसने हमारे भूमिगत जल को खत्म कर दिया, जिसने पर्यावरण को बिगाड़ दिया, जिसने जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर दिया, जिसने अस्पताल बीमारों से ला करके भर दिए, भाई और बहनों, जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज इस प्रकार की सोच को बदलने की जरूरत है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने किसान को राजाओं का राजा लिखा है। आज इस देश का राजा बड़ा त्रस्त है। आर्य समाज ने इन 4 दिनों में एक चिंतन देना है कि हम प्राकृतिक कृषि के द्वारा भारत के किसान को समृद्ध कैसे कर सकते हैं, लोगों को रोग मुक्त कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बचा सकते हैं, गाय माता को कैसे बचा सकते हैं। आर्य वीर दल जैसा संगठन जो आर्य समाज के अंदर आने का एक द्वार है, युवा पीढ़ी के प्रवेश का द्वार है, उसको हम पूरे देश में कैसे फैलाकर युवा पीढ़ी को आर्य समाज की विचारधारा में आने का रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर इन 4 दिनों में गहनता से हमने चिंतन करना है। हमारा राष्ट्र उन्नत और महान बने, ऋषि दयानंद की विचारधारा जन जन तक फैले, इस समाज में कुरीति अंधविश्वास समाप्त हो, पाखंड समाप्त हो और एक नया सोच और चिंतन आने वाली पीढ़ियों को हम दे पाएं। इस पूरे सम्मेलन का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाला भारत, आने वाला समाज, आने वाला देश हमारा किस प्रकार से आर्य समाज, ऋषि दयानंद और वेद की विचारधारा से ओतप्रोत हो सके। मैं भी जिस प्रकार से मान्य डॉक्टर सत्यपाल जी ने चर्चा की, मैं नहीं, जितने भी लोग आज हम इस मंच के ऊपर हैं, हम सब आज जिस रूप में हैं वो ऋषि दयानंद और आर्य समाज की कृपा का परिणाम है। भाई और बहनों, अभी माननीय राष्ट्रपति जी अपने बीते संस्मरण मुझे सुना रहे थे कि मैं कानपुर में पढ़ता था, मेरा 4-5 साल का कार्यकाल आर्य समाज ऋषि दयानंद की संस्थाओं में व्यतीत हुआ है। आप बता रहे थे कि मैं वहां हॉस्टल में रहता था, आर्य समाज का हॉल था, 3-4 दिनों तक आर्य समाज और वेद का प्रचार होता था और हमें शाम को 7 बजे भोजन दे दिया जाता था ताकि उसके बाद जा करके आर्य समाज के विद्वानों के वेदों के प्रवचन सुने और अपना एक संस्कारवान जीवन बना सकें। आर्य समाज ने पूरे देश में गुरुकुलों की जो श्रृंखला फैलाई, स्कूलों की जो श्रृंखला फैलाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीजों की जो स्थापना की, उससे भारत के बहुत बड़ी युवा पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने को और संस्कारित होने का अवसर मिला है। आज भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारी जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा है उसका बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। हमारी दोनों प्रकार की विचारधाराएं निर्बाध गति से बढ़नी चाहिए। आर्ष गुरुकुल शिक्षा पद्धति जिसमें आर्य समाज के विद्वान उपदेशक तैयार होकर के ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाएं और आधुनिक रूप से भी हमने साइंस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होते हुए इस देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो मैं अधिक न कहते हुए, आज माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समस्त आर्य जनता गौरवान्वित है और समस्त आर्य जनता अपने भावी भारत के निर्माण की दिशा में, आर्य समाज के प्रचार के क्षेत्र की दिशा में, वेद प्रचार के क्षेत्र की दिशा में महन चिंतन करके यहाँ से उठेगा और हम एक नए भारत, नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी का, माननीय राज्यपाल हिमाचल, जिनका सारा जीवन गुरुकुल पद्धति के विकास में और उसी के संवर्धन में बीता है। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वे आएं और इस अवसर पर अपने 2 शब्द प्रस्तुत करें।
माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आर्य समाज के साथ बहुत लंबा, बहुत गहरा संबंध रहा है और उनका इस सम्मेलन में पधारना हम सभी के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी। परम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, मंच को सुशोभित कर रहे हिमाचल के गवर्नर आचार्य वेदव्रत जी, हमारे सिक्किम के गवर्नर आदरणीय गंगा प्रसाद जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय सुमेधानंद जी, आदरणीय महाशय जी, दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ जन, विनय जी, और आज इस महाकुंभ में पधारे सभी पूरे दुनिया से आए हमारे प्रिय आर्य भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मीडिया के मित्रों। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें सम्मिलित होने पर, या कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या दूर से भी अगर कोई जुड़ाव हो जाए तो उसमें से एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा की अनुभूति होती है और उस अनुभूति को शब्दों के अंदर व्यक्त करना शायद संभव नहीं होता। आज का ये कार्यक्रम भी मेरे लिए उसी प्रकार का कार्यक्रम है और इस नाते मैं कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सात्विक ऊर्जा से परिपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी का आज हम सबको आशीर्वाद मिलने वाला है। 1927 के अंदर ये महाकुंभ भारत में हुआ था, यद्यपि उसके बाद 2012 में भी हुआ, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देशों में, वो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, थाईलैंड हो, मॉरिशस हो, बर्मा हो, नेपाल हो और कितने सारे, सिंगापुर, कितने सारे देशों में यात्रा करने के बाद दोबारा 2018 के अंदर एक कार्यक्रम भारत में हो रहा है और भारत में भी विशेष रूप से मेरी अपनी दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है और मेरी भगवान से ये प्रार्थना भी है कि आने वाले वर्षों में ये महाकुंभ दुनिया के हर देश में होना चाहिए। अगर ये दुनिया का हमें वास्तव में, जिसको हम विश्व कल्याण कहते हैं, वो विश्व कल्याण अगर दुनिया का होना है तो सही मायने में ये आर्य महाकुंभ का सारे विश्व के अंदर होना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यकता है इसकी। मैं आज इस कार्यक्रम के अंदर इस आर्य महाकुंभ में आए हुए प्रतिनिधियों को नहीं देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पर भविष्य का वो विश्व गुरु, सुसंस्कृत भारत नज़र आ रहा है, जिस भारत को बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ जुटे हैं और उन्होंने सारे भारतवासियों को एक न्यू इंडिया 2022 तक बनाने का सपना रखा है। उनके सपने को साकार करने में अगर कोई इस देश में, दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़कर कोई संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं तो उसकी योग्यता और क्षमता मैं समझता हूं कि आर्य समाज में है। हम सब जानते हैं आर्य का मतलब क्या है। मैंने बचपन के अंदर में गहराई से दो संस्थाओं को मैंने समझा और उनके साथ जुड़ाव हुआ। एक का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे का नाम था आर्य समाज। और आज के इस अवसर पर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पुनीत पवित्र सात्विक स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। उनके लिए हम सब भारतवासी हमेशा ऋणी रहेंगे।
उनकी बहुत सारी चीज़ों ने, उनके बहुत सारे संदेशों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे बचपन में प्रभावित किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस संदेश ने प्रभावित किया वो उनका जात पात के खिलाफ जो आंदोलन था और जो उनके विचार थे। और उनके विचारों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में संस्कार लेते हुए मैंने इस बात का दृढ़ निश्चय किया कि मुझे भी इस संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर भी कोई एक अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने अपने बचपन से ही 11वीं कक्षा से ही अपनी जाति के आगे से अपना गोत्र, अपनी जाति इत्यादि लिखना बंद कर दिया। इस सभा के अंदर अधिकांश लोग बता नहीं सकते कि डॉक्टर हर्षवर्धन का गोत्र क्या है, उसकी जाति क्या है। हम सब जानते हैं कि आर्य का मतलब क्या है। आर्य का मतलब है वह मानव जो मानवता के लिए समर्पित है, जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जो सुसंस्कृत है, हर प्रकार से सुसंस्कारी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसको राष्ट्र धर्म की मर्यादा का पता है, जो समाज धर्म और मानव धर्म की मर्यादाओं पे चलने वाला है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो महान महाकुंभ है आर्य लोगों का, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर डिक्टेट करके लिखाया और लिखा के जो है सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वो हम सब के लिए शाश्वत सत्य है, वो हम सब के लिए शाश्वत आदेश है। हम सब जानते हैं कि ये जो महान वेद अभी हमारे राष्ट्रपति जी को भेंट किए गए हैं, ये शायद जो कहा जाता है, जो मान्यता है कि ईश्वर ने जो संदेश हमारे ऋषि मुनियों को दिया, उसी संदेश को इन वेदों के अंदर ज्ञान के रूप में लिखा गया है। ये ज्ञान की खान है, ज्ञान की सबसे बड़ी संपदा है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि इन वेदों के अंदर सब प्रकार का हमारा ज्ञान है। इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, इसमें मेडिसिन भी है, इसमें खगोल शास्त्र भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें सब कुछ है। और पिछले 4 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में जब साइंस की गहराइयों में मैंने डूबने का प्रयास किया है, तो मुझे ध्यान में आया है कि जो मॉडर्न साइंस है, अगर उसकी फाउंडेशंस को भी अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ईमानदारी से, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो वो सारी फाउंडेशंस हमारे को इन वेदों के अंदर मिलेंगी। और मुझे आपको बताते हुए इस बात का हर्ष है कि उसके ऊपर हम लोग अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक जो विदेशों के अंदर विज्ञान की है और जो विज्ञान की संपदा जो हमारे वेदों में है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ भी जुड़कर और उनको वापस भारत में लाकर इस जो शाश्वत सत्य है, इसको दुनिया के सामने स्थापित करने का हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। हमारे को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक ही बात कही है कि ये जो वेदों का जो संदेश है, ये जो वेदों की शिक्षा है, ये जो वेद धर्म है, वेदों के माध्यम से जो हमारी जीने की पद्धति है, कला है, इसको हमारे को बड़ा आंदोलन बनाना है और इसको हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुंचाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, बच्चों को इसके लिए शिक्षित करना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस महाकुंभ का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें हमारे भारत के भविष्य बच्चों को महर्षि दयानंद सरस्वती, इस देश के असंख्य महापुरुष और इस वेद ज्ञान से पूरी तरह से परिचित कराना है। इसकी 28,000 पांडुलिपियाँ और उसमें से कितनी सारी तो ऐसी हैं जो इनको अभी यूनेस्को ने अपना हेरिटेज प्रॉपर्टी बना दिया है। ये हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उस देश के अंदर पैदा हुए हैं, उस महान भारत में पैदा हुए हैं जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, जहाँ वेद है और जहाँ पर आर्य समाज है और आर्य लोग हैं। मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो इस प्रकार का आज आशीर्वाद दे कि हमारे महान राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को और अधिक बेहतर
और अधिक राष्ट्र, समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित बनाते हुए भारत को अपनी आँखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार विश्व गुरु भारत के रूप में परिवर्तित होते हुए देखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई इस महाकुंभ की सफलता के लिए आप सबको देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन हम सभी को प्रदान किया। बंधुओं, अब वो क्षण आ चुका है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था, माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन। उससे पूर्व में मात्र एक बात उनके सेवा में सभी आर्यजनों की ओर से समर्पित करना चाहूँगा। आर्य समाज के एक ऐतिहासिक क्षण आज से 5 वर्ष पूर्व आने वाला है। सन 2024 महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म को 200 वर्ष होने वाले हैं और सन 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होंगे। और ये दोनों ही समय ऐतिहासिक होगा सभी आर्य जनता के लिए, समस्त विश्व की 10,000 से अधिक आर्य संस्थाओं के लिए। और उस समय के आयोजनों की तैयारी का आगाज आज आपके इस उद्बोधन के माध्यम से आगे होने जा रहा है। और हम सभी विश्व से पधारे 28 देशों के आर्य प्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी हार्दिक इच्छा आकांक्षा है कि वे सभी आयोजन आपके मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद और आपके निर्देशन में पूरे दुनिया में आयोजित हो सकें और भव्य स्तर पर आयोजित हो सकें। सन 2025 और 2024 के भव्य आयोजन का आयोजन आपके मार्गदर्शन में आयोजित हो, ऐसी हम सब आयोजनों की इच्छा है। और आर्य समाज जिस क्रांति को लेकर के उसका जन्म हुआ था, आज उसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आगाज हुआ है और उसमें आपका निर्देशन और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति भारत श्री रामनाथ कोविंद जी से कि वे आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के महापौर श्री आदेश कुमार गुप्ता जी, लोकसभा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पदाधिकारीगण, विदेशों से पधारे आर्य सभाओं के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों में आर्य समाज के आदर्शों और महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति समर्पण, श्रद्धा और उत्साह का भाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 देशों से प्रतिनिधि पधारे हैं। आप लोगों की ऊर्जा और आर्य समाज की सक्रियता को देखकर मुझे श्री अरविंद घोष जी का एक कथन याद आता है। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के बारे में कहा था कि स्वामी जी अपने आप में मनुष्यों और संस्थाओं के मूर्तिकार हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उनकी महर्षि दयानंद जी की क्षमता को देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन सरीखे समाज सुधारकों ने भी ये स्वीकार किया था कि स्वामी जी को जनता के साथ संवाद करना चाहिए और तभी इस भारत देश की जनता का उद्धार हो सकेगा। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आत्मानंद सरस्वती, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे अनेक परोपकारी महापुरुषों ने
आर्य समाज के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया। सचमुच ही स्वामी दयानंद जी के आदर्शों की प्रेरणा से करोड़ों मनुष्यों के चरित्र का निर्माण हुआ। मैं आप सबके साथ महर्षि दयानंद जी के सम्मान में नतमस्तक होता हूँ और उनके कार्य को, उनके आदर्श को जो आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यहाँ पर मंच पर हमने उनका संदेश मंत्रों के रूप में सुना। ये संदेश हमारी बुद्धि और चेतना को सब प्रकार से शुद्ध करने के लिए है। ये मंत्र धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर पूरी मानवता को प्रकाशित करने के लिए एक आह्वान है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 19वीं सदी में एक ऐसा दौर आया था जब पश्चिमी साम्राज्यवाद अपनी बुलंदी पर था और भारत के लोग अपनी संस्कृति और मान्यताओं को कमजोर समझ रहे थे। अंधविश्वासों और कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनर्जागरण और आत्मगौरव का संचार किया। वे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, विशेषकर अस्पृश्यता निवारण और महिला सशक्तिकरण के ऐसे प्रभावी कदम उठाए जो आज तक भारतीय समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्होंने हमारी आस्थाओं को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आचार विचार से जुड़ी पद्धतियों को तर्क की कसौटी पर परखने का उपदेश दिया और समाज को कुरीतियों और आडंबरों से मुक्त कराया। आस्था और आधुनिकता का ये समन्वय स्वामी जी की अनमोल देन है। स्वामी दयानंद जी की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने नमक कानून का विरोध किया था। वे इस कानून को गरीबों के लिए अहितकर मानते थे। हम सभी जानते हैं कि इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 55 वर्षों के बाद सन 1930 में डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जिस बात का उल्लेख किया था, उसी बात को 55 वर्षों बाद गांधी जी ने उसको स्वीकार करते हुए और उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस देश में यदि हम स्वदेशी या अपना इस स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए एक नमक आंदोलन बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और इस प्रकार गांधी जी ने भी जो स्वामी दयानंद जी की जो परंपरा थी, अर्थात उनकी जो लेगेसी थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आर्य समाज के आदर्शों का प्रचार व प्रसार किया था। उन्हें अनेक अवसरों पर कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अनेक स्थानों पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग तक करने के लिए असामाजिक तत्वों को इकट्ठा किया जाता था। कई स्थानों पर कानूनी दांवपेच भी लगाए जाते थे। एक बार कहा जाता है कि बनारस में, जो आज वाराणसी है, उसमें कुछ रूढ़िवादियों ने मजिस्ट्रेट के पास जाकर स्वामी जी की जो सभा होनी थी उसमें शांति भंग होने की आशंका के आधार पर उनके भाषणों और उनकी जनसभा पर रोक लगवाने के लिए निवेदन किया और संयोग से वो निवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन अंत में स्वामी दयानंद के भाषण को देने से रोकने के सरकारी आदेश की कई वहाँ पर उस समय अखबार थे, उनमें पायनियर और थियोसॉफिस्ट अखबारों ने इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की और इस प्रकार से उस आदेश को उस मजिस्ट्रेट को वापस लेना पड़ा। अंत में स्वामी जी ने जो अपना भाषण, सार गर्भित भाषण दिया, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए
और मैं समझता हूँ कि कहा जाता है कि वाराणसी में जो आर्य समाज का प्रभाव पड़ा है उसकी उसी भाषण के दौरान पश्चात ये उसमें न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो आर्य समाज के अनुयायी बन चुके। इस प्रकार अनेकों स्थानों पर स्वामी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी तर्क शक्ति और समाज के हर व्यक्ति के कल्याण की उनकी दृष्टि का लोगों पर गहरा असर पड़ा और आर्य समाज की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ती गई। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 19वीं सदी में ही स्वामी जी ने यह समझाया था कि स्त्रियों के अधिकार भी पुरुषों के ही समान होने चाहिए। अर्थात आज के युग में जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, उनको समानता देने, उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इस महर्षि दयानंद जी ने जो सोच 19वीं सदी में दी थी, उस सोच को अभी हम आगे लोग बढ़ा रहे हैं। अर्थात उन्होंने हम सब लोगों के लिए भारत के कल्याण और भारत को जिसकी बात कही जाती है, विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है, उसके जो कुछ मंत्र दिए थे वो उस समय उन्होंने दिए थे। उन्हीं मंत्रों को आज हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने एक साधारण सदस्य के रूप में ही निरंतर कार्य किया और अध्यक्ष पद स्वीकार करने के आग्रहों को नहीं माना। और मुझे लगता है कि ये उन्होंने जो परंपरा डाली थी वो परंपरा कितनी सर्वमान्य और एक मर्यादित परंपरा थी। आज तो हम कहीं न कहीं भटकते जा रहे हैं। संस्थाएं होती हैं, उनमें हम पदाधिकारी कैसे रहें, ये मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों को उनका जो महर्षि दयानंद जी का था, ये हमें उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उस पर हमें विचार करना होगा। महर्षि जी की प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और आधुनिक सोच के बल पर आर्य समाज के आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा और उत्तर भारत में तेजी से एक के बाद एक सैकड़ों हजारों आर्य समाज केंद्रों की स्थापना होती गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का चिंतन और उनका सक्रिय योगदान भारत की परंपरा के प्रति गौरव की भावना पर आधारित है। उन्होंने भारतीय चिंतन की शक्ति को पहचाना और उसे व्यवहार जगत में प्रसारित किया। उनकी इसी विशेषता को व्यक्त करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, उस महागुरु दयानंद को जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में, सत्य गाथा में सत्य और एकता का बीज देखा। बहुत बड़ी बात थी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कही थी। मुझे ये जानकर आज प्रसन्नता हुई कि आर्य समाज के आदर्शों और क्रियाकलापों को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाए रखने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। मुझे बताया गया कि इस सम्मेलन में अंधविश्वास निवारण, आधुनिकीकरण, भविष्य की चुनौतियों और ज़रूरतों, नारी सशक्तिकरण, आदिवासियों के कल्याण तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे आशा है कि इसके साथ साथ ही सौर ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रयोग के लिए भी आर्य समाज प्रयास करेगा और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को अपना योगदान देता रहेगा। समाज में आधुनिक विचारों को शक्ति प्रदान करना, महिलाओं को समुचित स्थान व शक्ति प्रदान करना, प्रगति का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना, घरों, गांव, शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित करना, पर्यावरण और विकास की चुनौतियों का सामना करना, कुछ ऐसे आज देश में महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार के साथ साथ समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी है। आर्य समाज जैसे संगठन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। देवियों और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में शरदकालीन उत्सवों का समय प्रारंभ हो गया है। इस समय दिल्ली जैसे शहरों के वातावरण में प्रदूषण की वजह से सांस लेने की दिक्कतें बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक असर पड़ता है। सामाजिक संस्थाओं को लोगों में ये जागरूकता फैलानी होगी कि सभी त्यौहार इस प्रकार मनाए जाएं
जिससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और शांति और सौहार्द बना रहे। आर्य समाज जैसे संस्थान इन कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज आर्य समाज की लगभग 10,000 इकाइयाँ देश विदेश में मानव कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं। नैतिकता पर आधारित आधुनिक शिक्षा तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आर्य समाज ने अपना प्रभावशाली योगदान दिया है। आर्य समाज ने देश में अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। मुझे भी इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भी आर्य समाज द्वारा कानपुर में स्थापित एक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। और इसके साथ साथ आर्य समाज से ही प्रेरित होकर मेरे पूर्वज भी आर्य समाज के आंदोलन में सहभागी रहे थे। आर्य समाज ने नारी सशक्ति के हित में देश के विभिन्न हिस्सों में कन्या पाठशालाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की है। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा स्कूल तथा कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इस सेवाश्रम संघ द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सन 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती है और 2025 में आर्य समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आधुनिक परिवेश में स्वामी दयानंद के दिखाए मार्ग पर चलना और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। स्वामी जी समाज को मत, पंथ, संप्रदाय और जाति पाति से मुक्त करते हुए मानव मात्र को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने के लिए आजीवन सक्रिय रहे और सबको प्रेरित करते रहे। इस कार्य को उसकी पूर्णता तक ले जाना हम सबका कर्तव्य है। स्वामी जी शांति पाठ का महत्व समझते थे। सभी जानते हैं उस शांति पाठ में ये प्रार्थना की जाती है कि संपूर्ण विश्व में, जल में, धरती में, आकाश में, अंतरिक्ष में, औषधियों में और वनस्पतियों में शांति बनी रहे। शांति पाठ में निहित यह कामना पर्यावरण संतुलन का आदर्श रूप है। आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के सम्मुख इसी आदर्श को प्राप्त करने के लिए आर्य समाज जैसी संस्थाओं को निरंतर प्रयास करना है। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति सजग और मानव कल्याण के प्रति संवेदनशील तथा असमानता और अंधविश्वास से मुक्त समाज की ओर बढ़ते हुए आर्य समाज के सभी सदस्य स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को साकार रूप प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के सभी प्रतिभागियों के तथा पूरे समाज के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी का। हम चाहेंगे एक इस समारोह के अंत में स्मृति चिन्ह और एक स्मारिका हम उन्हें भेंट करें और स्वामी वेदानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी आइए। स्वामी वेदानंद जी महाराज आइए। एक विशेष पुस्तक माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भेंट करेंगे और स्मारिका। और सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष महाशय धर्मपाल जी के करकमलों से एक चित्र स्मृति चिन्ह उनको भेंट करें। स्मृति चिन्ह महाशय जी आइए। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष की ओर से
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का एक, थोड़ा सा आगे से हटना, करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करें। ईश्वर करे उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आर्य समाज के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक उत्सव पे हमेशा उपलब्ध रहे। और इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर सभी अपना स्थान लेंगे और पुनः हम अपना स्थान लें, ग्रहण करें। और मैं सभा के सभी पदाधिकारियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का आज इस आगमन पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। उनके इस आगमन से आर्य समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आर्य समाज जिस प्रकार से कार्य करता रहा है और अधिक ऊर्जा के साथ सारी देश दुनिया में जाकर के कार्य कर सकेगा, इसकी योजना यहाँ बन सकेगी। इसी आशा और कामना के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। अपने अपने स्थानों पर हम सब लोग खड़े होंगे और राष्ट्रगान होगा, केवल आर्मी बैंड की ओर से राष्ट्रगान होगा। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर रहेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर गीत नाटिका की प्रस्तुति, कृपया अपने स्थान पर यहीं पे। हाँ प्लीज। नमस्ते, मेरा निवेदन है, अत्यंत मनोहर केवल 9 मिनट की नाटिका ये उद्घाटन सत्र आगे बढ़ेगा, उद्घाटन सत्र आगे बढ़ेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी से 2 शब्द वे अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत करें और एक नाटिका की 9 मिनट की प्रस्तुति है। यहीं पर इसी स्थान पर उद्घाटन सत्र आरंभ होगा। आगे से इसी ये सत्र को आगे हम लेकर के चलेंगे। माननीय प्रकाश आर्य जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और 2 शब्द आदरणीय भाई प्रकाश आर्य जी और नाटिका की प्रस्तुति। नाटिका का सब सामान ले आए, अंदर मंच पर ले आए। माननीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के बाद में मानसिकता थोड़ी बदली सी लग रही है, लेकिन जो नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है वो निश्चित रूप से वो भी बहुत ही प्रेरणास्पद है और हमारे आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुरूप है। आज अभी आपके समक्ष बहुत ही सुंदर बातें हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बीमार होने के बाद में दवाई लेकर ठीक होना चाहते हैं और कुछ दवा ऐसी होती है जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, जो बीमारी को आने से पहले ही रोक देती है। तो दुनिया का एकमात्र ऋषि दयानंद ऐसा हुआ जिसने प्रिवेंटिव मेडिसिन दी थी। आज समाज में जितनी बुराइयां हैं, आज जो समाज में जो दुख के जितने कारण हैं, आज जिन कारणों से समाज दुखी है, इन सब को महर्षि दयानंद जो दृष्टा थे, दूरदृष्टा थे, उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले बता दिया था। काश दुर्भाग्य से उसको आज समझ लिया जाता तो न तो ये जाति प्रथा का विवाद होता, न संप्रदाय का विवाद होता, न आज जो पाखंड और अंधविश्वास चल रहा है इसका हो रहा है। एक अवसर है। 1875 में जो आर्य समाज की आवश्यकता थी, आज उससे बहुत अधिक आवश्यकता आज आर्य समाज की है। इसलिए अधिक से अधिक अब इस समय जो आप यहाँ पर आए हैं, बार बार ये आपको शब्द दोहराया जा रहा है कि केवल भीड़ एकत्रित करना इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में उस ऊर्जा को लेकर जाना है कि ऋषि दयानंद का कार्य अभी बहुत बाकी है। शांत बैठना उचित नहीं है, तभी इस कार्यक्रम की सफलता होगी। बहुत सुंदर नाटिका की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। नमस्ते। आर्य समाज ने समाज को बहुत कुछ दिया है,
अगर नमस्ते की ही बात करें तो बहुत कम लोग ही इस बात से परिचित होंगे कि आज विश्व भर में यदि नमस्ते का अभिवादन के रूप में प्रचलन है तो इसका श्रेय केवल आर्य समाज को ही है। आज नमस्ते भारत की पहचान है, भारत की विरासत की पहचान है। कभी यह नमस्ते आर्य समाजी व्यक्ति की पहचान हुआ करती थी और आर्य समाजी व्यक्ति पर कितना विश्वास था लोगों का, आइए देखें। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक पंडित चमुपति जी व भारत के प्रसिद्ध प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी के दादाजी पंडित लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति प्रचार यात्रा पर थे। एक दिन एक गांव में प्रचार के लिए पहुंचने से पहले वे गांव के बाहर कुएं पर स्नान करने के लिए रुके। आओ पंडित जी, गांव में तो आर्य समाज मंदिर है नहीं, अब किसी के घर क्या स्नान करना, यहीं स्नान करते चले। हाँ आचार्य जी, ये ठीक रहेगा, फिर सीधा प्रचार कार्य करेंगे। राम राम जी। नमस्ते महानुभाव, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब पंडित जी, एक बात कहनी थी आपसे। जी बोलिए। एक निवेदन करना था कि मैं किसी काम से इस सामने वाले गांव जा रहा हूं। कुछ सामान किसी को देने के लिए लाया था। चाहता हूं कि इस सामान को आप कुछ देर के लिए रख लें। अब मैं वापस आकर अभी ले जाता हूं। पर भाई, हम तो केवल स्नान करने के लिए रुके हुए हैं, तैयार होकर चले जाएंगे। आप चिंता ना करें पंडित जी, मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, आपके जाने से पहले ही। पर कृपया कुछ देर के लिए आप ये सामान अपने पास रखने का कष्ट कर लें तो बड़ी कृपा होगी। अच्छा भाई, कृपया जल्दी आ जाइएगा। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। शर्मा जी, देखिए ना, सामान तो हमने रख लिया, हम तैयार भी हो गए, पर समझ नहीं आ रहा कि वो सज्जन कितनी देर में आएंगे। पंडित जी। अरे पंडित जी। अरे महानुभाव, आओ भाई आओ, हम तो स्नान आदि करके आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ आप समय से आ गए। जी धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरा बोझ कम कर दिया, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। क्षमा करें आपको कष्ट दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लीजिए अपनी अमानत जो आप हमारे पास रख कर गए। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जी बताइए। भाई, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, ना आप हम में से किसी से परिचित हैं और आपसे हमारा कोई संबंध भी नहीं। आप पहली बार हमसे मिले और हमसे सामान रखने का आग्रह कर दिया। हमने भी आपकी जरूरत समझकर सामान रख लिया, पर यह बात समझ में नहीं आ रही कि आपने हमारे पास क्या सामान रखा और हम अनजान यात्रियों पर विश्वास कैसे किया। बात तो मेरे मन में भी थी कि इनसे पूछूं। अच्छा हुआ शर्मा जी, आपने ही पूछ लिया। सच बात तो यह है पंडित जी, मेरी बेटी इस गांव में ब्याही है। कुछ समय पहले ससुराल में उसका कुछ विवाद हो गया तो वो अपने जेवर मेरे पास घर पर रखकर आ गई। जब मुझे पता लगा कि अब झगड़ा सुलझ गया है तो घर में बात चली कि चलो मैं जाकर जेवर वापस दे आऊं। गांव के किनारे आकर सोचा कि पहले जरा बेटी से मिलकर सारी बात पता करूं, तभी जेवर लेकर जाऊं। तभी रास्ते में आप लोग मिल गए और मैंने आपको राम राम कहा तो आपने उत्तर में मुझे नमस्ते महाशय कहा। मैं 10 कदम आगे बढ़ा ही था तभी मेरे मन में विचार आया कि जिन्होंने नमस्ते की है ये जरूर आर्य समाजी ही हैं। और मैंने सोचा कि और कहीं तो मैं इन जेवरों को रख नहीं सकता। हाँ, इन आर्य समाजियों के पास जरूर रख सकता हूं। और ये सोचकर
मैं वापस आया और आपसे निवेदन कर दिया। आपने मेरी सहायता की। अब मैं ये जेवर बेटी के घर देने के लिए जा रहा हूं और पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं पंडित जी। शर्मा जी। जी पंडित जी। ये ऋषि दयानंद की कृपा का ही तो परिणाम है कि हमारे ऊपर इन्होंने इतना विश्वास किया। हाँ। धन्य हो आर्य समाज, धन्य ऋषि दयानंद। आज के युग में भला इतने कीमती जेवर बिल्कुल अनजान व्यक्तियों को अनजान सुनसान जगह पर भला कोई कैसे सौंप सकता है? ठीक कहते हैं पंडित जी। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी के दिए संस्कारों और प्रेरणा का ही प्रभाव है। ये बात ही आर्य समाजी की जिम्मेदारी को बढ़ाती है। आओ पंडित जी चलते हैं, गांव में इंतजार हो रहा। आओ चलो चलते हैं। पंडित जी मैं भी आज से नमस्ते ही बोला करूंगा और ऋषिवर देव दयानंद जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और आर्य समाज के साथ जुड़कर समाज को परिवर्तित करने के यज्ञ में अपनी आहुति अर्पित करूंगा। आप सभी को मेरी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद। अब इस समय महामहिम राष्ट्रपति जी के जाने के उपरांत उद्घाटन समारोह हमारा प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभिक सत्र उद्घाटन समारोह का प्रारंभिक सत्र, जिसमें मैं निवेदन करूंगा मंचासीन होने के लिए आशीर्वाद प्रदाताओं में स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती जी, स्वामी सदानंद जी। इसके साथ सानिध्य रहेगा हाँ जी हमारे स्वामी सुमेधानंद जी सांसद और ये सभी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभाओं के, हमारी सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रधान, जिनका नाम है जी हाँ मैं ले रहा हूँ। श्री विश्रुत आर्य जी आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, श्री सुरेन महाबली जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा नीदरलैंड, श्री आर एस शर्मा जी मंत्री प्रादेशिक सभा, श्री मिठाईलाल सिंह जी प्रधान मुंबई सभा, डॉक्टर श्री बी रामविलास जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा अफ्रीका, कमलकांत आत्रेय जी प्रधान केंद्रीय आर्य समाज नेपाल, डॉक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय जी मंत्री केंद्रीय आर्य समाज नेपाल, पंडित गुरुदत्त जी आर्य, श्री मास्टर रामपाल जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, श्री दीनदयाल गुप्त जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल, श्री धर्मपाल आर्य जी दिल्ली प्रतिनिधि सभा प्रधान, श्री इंद्र प्रकाश गांधी जी प्रधान मध्य भारत सभा, श्री राकेश चौहान जी प्रधान जम्मू सभा, सुभाष अष्टीकर जी प्रधान कर्नाटक सभा, श्री योग मुनि जी प्रधान महाराष्ट्र सभा, डॉक्टर विनय विद्यालंकर प्रधान उत्तराखंड, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी प्रधान उत्कल सभा, आचार्य अंशुदेव जी प्रधान छत्तीसगढ़ सभा, श्री सत्यवीर शास्त्री जी प्रधान मध्य प्रदेश विदर्भ सभा, श्री सुरेशचंद्र आर्य जी प्रधान गुजरात सभा, श्री भारत भूषण त्रिपाठी जी प्रधान झारखंड सभा, श्री संजीव चौरसिया जी प्रधान बिहार सभा। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। उद्घाटन सत्र का प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। पंडित कुलदीप आर्य जी बिजनौर से भजनोपदेशक हमारे बीच आए हैं, जो आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे श्री कुलदीप आर्य जी। इसी क्रम में श्री प्रभुचंद सूद जी प्रधान हिमाचल सभा, डॉक्टर धीरज सिंह जी कार्यकारी प्रधान उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा, रमाकांत सिंघल जी असम सभा, श्री अरुण अब्रौल जी मंत्री मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा, श्री प्रेम भारद्वाज जी पंजाब सभा के मंत्री, श्री विजय सिंह भाटी जी प्रधान राजस्थान सभा, श्री अशोक क्षेत्रपाल जी प्रधान आर्य सभा म्यांमार, आदरणीय बाबूजी श्री गिरीशचंद खोसला जी संरक्षक आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, डॉक्टर धर्म तेजा जी संयोजक आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, सुश्री इंद्राणी राम प्रसाद जी त्रिनिडाद, श्री हरिदेव रामधनी जी आर्य प्रतिनिधि सभा मॉरिशस, श्री किमल शर्मा जी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा ऑस्ट्रेलिया। मैं सभी से अनुरोध करता जा रहा हूं कि आप सभी महानुभाव मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री योगेश आर्य जी ऑस्ट्रेलिया, श्री उमेद शर्मा जी मंत्री हरियाणा सभा, श्री जगदीश प्रसाद केडिया जी मंत्री बंगाल सभा, श्री विनय आर्य जी महामंत्री दिल्ली सभा,
श्री प्रकाश आर्य जी मंत्री मध्य भारत सभा, श्री रविकांत जी जम्मू कश्मीर सभा के मंत्री जी, डॉक्टर वासुदेव जी मंत्री कर्नाटक सभा में जो भी नाम ले रहा हूँ ये मंच पर स्थान ग्रहण करते जाएंगे। श्री राजेंद्र द्विवेदी मंत्री महाराष्ट्र सभा, श्री नरेंद्र लाल आर्य मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड, श्री वीरेंद्र पांडा जी मंत्री उत्कल सभा, श्री दीनानाथ वर्मा जी मंत्री छत्तीसगढ़ सभा, श्री अशोक यादव जी मंत्री मध्य प्रदेश विदर्भ सभा, श्री हंसमुख परमार जी गुजरात सभा के मंत्री, चंद्रशेखर प्रसाद जी मंत्री झारखंड सभा, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी मंत्री बिहार सभा, श्री करमवीर सिंह जी मंत्री हिमाचल सभा, स्वामी धर्मेश्वरानंद जी सरस्वती मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, श्री योगेश चौधरी जी मंत्री असम सभा, श्री अनिल कपिला जी नैरोबी से, डॉक्टर धर्मतेजा जी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, श्री सुधीर कुमार आर्य राजस्थान, श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी प्रधान राज्यसभा बैंकॉक, श्री कृष्ण चोपड़ा जी यूके, श्री भुवनेश खोसला जी मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका। ये सभी महानुभाव मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में हमारा उद्बोधन अभी जो होगा, इस कार्यक्रम में श्री सत्येंद्र जैन जी, श्री उदित राज जी माननीय सांसद लोकसभा और श्री आदेश गुप्ता जी महापौर उत्तरी दिल्ली, श्री राजीव गुलाटी जी निदेशक MDH, इन सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इस सत्र में उद्बोधन डॉक्टर वागीश आचार्य जी और डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, दो उद्बोधन होंगे। आचार्य डॉक्टर वागीश जी प्राचार्य गुरुकुल एटा से अनुरोध है कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, और श्री डॉक्टर सतीश प्रकाश जी न्यूयॉर्क से हमारे बीच पधारे हैं, अमेरिका से, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और ये सत्र 1:30 बजे तक चलेगा।